नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के सेशन में हम लोग करेंगे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25+ MCQ यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट से एक बार से सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथियों को भी मिल सके। फटाफट से यहाँ पर सेशन को शेयर करेंगे। इस सेशन में आपको क्या मिलने वाला है? फुल एक्सप्लेनेशन, फुल फैक्ट के साथ आपको ये वीडियो मिलने वाला है। किस एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा? ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो सेशन को एक बार से फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? पहला सवाल कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या संघीय राज्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राज्यों का संघ। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि संविधान में 22 भाग दिए गए हैं और पहले भाग में अनुच्छेद 1 से 4 दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उपबंध करता है। अनुच्छेद 3 की बात कर लेते हैं तो ये क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उपबंध करता है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 की बात करता है और इसके अधीन बनाई गई विधियों के विषय में विशेष उपबंध करता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आंसर कीजिए। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1950, 1953, 1956, 1961। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1953 में। भाषाई आधार पर दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, आप सभी जानते होंगे। लेकिन गठन कैसे किया गया, आज हम इसे पूरे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में क्या करते हैं? 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, क्लियर? इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। क्या करता है? ये जो आयोग बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ये भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का क्या करता है? विरोध करता है और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को समर्थन करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? चलिए, धर आयोग की निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया की समिति का गठन करता है।
और यह समिति क्या करता है, भाषाई के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मांग को फिर से खारिज कर देता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए, नेहरू, पटेल और सीतारमैया, जिसे JVP समिति भी कहा जाता था, इस समिति की रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषी थे वे सभी जो है पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद होता है 56 दिन के आमरण अनशन। और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है और गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। यहाँ पर रामुलु की मृत्यु के बाद क्या होता है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तेलुगु भाषियों के लिए अलग से आंध्र प्रदेश की गठन की घोषणा कर देते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना। और आंध्र प्रदेश का गठन कब होता है, 1 अक्टूबर 1953 को। और यह स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। दोस्तों, इफेक्ट आपको कैसा लगा, काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया है मैंने। तो सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। किस वर्ष भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1976। मूल संविधान में यदि आपसे पूछ ले कितने मौलिक कर्तव्य थे, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, 0 मौलिक कर्तव्य थे। इसे कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। जिस समय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, कितने मूल कर्तव्य को उस समय जोड़ा गया? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में यदि आपसे पूछ ले कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य क्या कहता है? प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। क्लियर, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? UPPSC 1994 का सवाल है दोस्तों। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एकल नागरिकता। एकल नागरिकता की बात कर लेते हैं तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात यहाँ पर किसी व्यक्ति को नागरिकता देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, राज्यों को नहीं। क्लियर, जबकि अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है और नागरिकता देने का अधिकार राज्यों के पास भी होता है। क्लियर, नेक्स्ट वन। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। सही आंसर फटाफट करते चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। भारतीय नागरिकता कानून के अनुसार भारत का संविधान पूरे देश के लिए एकल नागरिकता उपलब्ध कराता है। यदि आपसे पूछ ले कि नागरिकता किस अनुच्छेद में दिया गया है, 5 से 11 तक में दिया गया है। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म से, दूसरा वंशानुगत तरीके से, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा, और यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र का अंग बन जाता है तो उसके सभी नागरिक भारत के नागरिक कहलाते हैं। क्लियर, पंजीकरण द्वारा यदि कोई भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारत में कितने साल रहना होगा? 5 साल रहना होगा। और यदि देशीयकरण द्वारा कोई यदि भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारत में कितना साल रहना होगा? 10 साल रहना होगा। क्लियर, नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6।
क्या कहता है? पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 उन नागरिकों की बारे में बात करता है जो पाकिस्तान से पलायन कर भारत आए हैं। ऐसे लोगों को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, जो 19 जुलाई 1948 तक भारत आ चुके थे। दूसरा, वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। IS 2003, RRB ASM गुड्स गार्ड 2004 में पूछा हुआ सवाल है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नीति निर्देशक तत्व यदि आपसे पूछ ले किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भाग 4 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात अनुच्छेद 37 के अनुसार इसे किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ये राज्य के मात्र निर्देश हैं और इसके अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है। किससे की जाती है? राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य कुछ ऐसे कार्य करे जो जनता के लिए लाभदायक हो। नीति निर्देशक तत्वों में अभी तक कितना बार संशोधन हो चुका है? 4 बार संशोधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। KT शाह का कथन है। KT शाह कौन थे? एक भारतीय अर्थशास्त्री थे, अधिवक्ता थे, संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके थे और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिद्वंदी भी रह चुके थे। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोधों को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? यहां बुलाने की बात हो रही है दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, आप सभी जानते होंगे। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दैट इज राष्ट्रपति बुलाता है। विधेयक किसे कहा जाता है? जब कोई प्रस्ताव संसद में कानून बनाने के लिए रखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? विधेयक कहा जाता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल और धन विधेयक मनी बिल। दोनों विधेयक में अंतर क्या है दोस्तों? धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक क्या कहलाते हैं? साधारण विधेयक कहलाते हैं। और धन विधेयक किसे कहा जाता है? धन विधेयक उस विधेयक को कहा जाता है जिसका संबंध संघ की आय, व्यय, निधियों, हिसाब किताब और उनकी जांच इत्यादि से संबंधित होती है, उसे धन विधेयक कहा जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? दैट इज निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है? संसद का भाग कौन नहीं है? संसद का भाग कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। संसद किससे मिलकर बना होता है? राज्यसभा, लोकसभा और
राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। राज्यसभा आप सभी जानते होंगे उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन होता है। संसद का गठन यदि आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया जाता है। राज्यसभा 80, लोकसभा 81 और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन होता है, आपको यहां पर आंसर करना है, फटाफट से आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हेयर। ऑप्शन नंबर डी दैट इज राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल की नियुक्तियां कहाँ होती हैं, आप सभी जानते हैं दोस्तों, राज्यपाल में होती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ठीक है। 7वां संशोधन यदि आपसे पूछ ले कब होता है, 1956 में होता है। और इसके तहत क्या होता है, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। राज्यपाल की कार्य अवधि उसके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। क्लियर, सारी बातें समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, राज्य निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। संविधान का अनुच्छेद 216 क्या कहता है, प्रत्येक उच्च न्यायालय में प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य ऐसे न्यायाधीश होते हैं जिनको राष्ट्रपति भिन्न भिन्न समय पर आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। क्लियर। संविधान के अनुच्छेद 214 क्या कहता है, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 231 क्या कहता है दोस्तों, संसद जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। यूपीपीसीएस 2013 का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। यदि आपसे पूछ ले कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। क्लियर। पंचायती राज संस्थाएं कितने स्तर की होती है, ज़्यादातर 3 स्तर की होती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। क्लियर। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन
24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज्य को लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। किस गांव में? बगदरी गांव में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। किसके द्वारा लागू किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था। 1993 में 73वां संविधान संशोधन होता है और इसके माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया जाता है? संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। और इसके तहत कर्नाटक में पंचायती राज की शुरुआत कब होती है? 24 अप्रैल 1993 को। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 देता है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था उपस्थित नहीं है। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ समितियां हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति 1977-78 में, और इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सुझाव दी थी। और याद कर लीजिएगा दोस्तों, अशोक मेहता जो है बलवंत राय मेहता के पुत्र हैं, ठीक है। अन्य समितियां कौन कौन हैं? PV के राव समिति 1985, डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1988। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के लिए शुरू की गई बहु परियोजना कार्यक्रम है। इसे कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था और इसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट वन, सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य क्या क्या है, आइए देखते हैं। पहला, गांव के समस्त परिवारों का समुचित तथा सर्वांगीण विकास करना। दलित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न करना। विकास के कार्यक्रमों में अधिक से अधिक ग्रामीण जनता का सहयोग प्राप्त करना। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? दैट इज ऑप्शन ए, राष्ट्रपति करता है। भारत में यदि आपसे पूछ ले कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 3 केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल का पद है। कहाँ कहाँ उपराज्यपाल का पद है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुडुचेरी में उपराज्यपाल का पद है। और शेष 5 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक की नियुक्ति होती है। वे 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन हैं? चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसमें प्रशासक की नियुक्ति होती है। और आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए संविधान सभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन की शक्ति प्रदान की गई थी? किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 69 अमेंडमेंट एक्ट। 69वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1991 में किया गया था और इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाता है। राज्य के लिए एक विधानसभा और एक मंत्रिपरिषद भी बनाई जाती है। 70वां संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा क्या होता है? अनुच्छेद 54 और 55 में संशोधन कर दिया जाता है और संशोधन करके दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुडुचेरी को
विधानसभा के सदस्यों को पुडुचेरी संघ राज्य के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सुप्रीम कोर्ट, दैट इज सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। इसके पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 13 के तहत। न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायालय में 34 न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार, अपीलीय अधिकार, सलाहकारीय अधिकार भी प्राप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारियों की रक्षा करता है, अन्य न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील सुनता है। एक कैसा निकाय है? तो इसे सलाहकारी निकाय भी कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति को मांगने पर सलाह भी देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित की जाती है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए जाते हैं? सर एलिजा एम्पे बनाए जाते हैं। और इनके पास कौन कौन से अधिकार थे? सिविल के साथ न्यायिक शक्ति भी प्राप्त थी उन्हें मूल अधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार भी उपलब्ध था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कितने सूची प्रस्तुत करता है? 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 245 में क्या कहा गया है? संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। अनुच्छेद 246 क्या कहता है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन का मार्गदर्शन करने वाले आवश्यक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 246 में उल्लिखित है। क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट कॉल्ड क्या कहता है? भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकार किसके पास होते हैं? राज्यों के पास, केंद्र के पास, केंद्र और राज्य दोनों के पास, किसी के पास नहीं। तो अवशिष्ट अधिकार किसके पास होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज केंद्र के पास होना चाहिए। अवशिष्ट विषय क्या होते हैं? इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों सूचियों के बारे में। ठीक है, तो 3 सूची का वर्णन किस अनुसूची में दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। आप सभी जानते होंगे 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, क्लियर। संघ सूची में वैसे विषय होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। राज्य सूची में वैसे विषय होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को होता है। समवर्ती सूची में वैसे विषय होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है और विधानमंडल को भी है। अब आता है अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय किसे कहा जाता है? तो अवशिष्ट विषय वैसे विषय होते हैं जिनका वर्णन न तो संघ सूची में होता है, न राज्य सूची में होता है और न समवर्ती सूची में होता है। ऐसे विषय को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट विषय कहा जाता है। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21। अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में वर्ष 1988 में एक आयोग गठित किया गया था।
अंतर्राज्यीय परिषद का क्या कार्य है? दो राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना, सलाह देना, सभी राज्यों या केंद्र की विषयों की जांच करना और विचार विमर्श करना इसका प्रमुख कार्य है। इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। सदस्य कौन कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। विधानसभा नहीं रखने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और उपराज्यपाल। और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री इसके सदस्य होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद कैसा परिषद है? वैधानिक परिषद है और ये संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1956 में स्थापित किया गया था। इस अधिनियम के तहत देश को 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है: पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य परिषद। अन्य क्षेत्रीय परिषदों के अलावा संसद ने एक अलग परिषद का गठन किया था जिसे उत्तरी पूर्वी परिषद कहा जाता है। कब गठन किया गया था? 1971 में किया गया था। इसके सदस्य कौन कौन हैं? असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 324 में है। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वायत्त और अर्धन्यायिक संस्थान है। इसका काम क्या है? भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधियों को चुनना इसका प्रमुख कार्य है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसी कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्लियर? भारत में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। नेक्स्ट वन, अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्यीय निकाय बन गया है। पहले 2 स्तरीय था। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 साल, जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति करता है। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के लिए चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। नेक्स्ट वन, इस सेशन का अंतिम सवाल है। दोस्तों सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 22। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में यदि आपसे पूछ ले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और सबसे पहले 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा बनाई जाती है। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में और इसके द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। ये भाषा कौन कौन से है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और अंतिम रूप से 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में और इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन? मैथिली बिहार से,
संथाली झारखंड से, बोडो असम से और डोंगरी जम्मू कश्मीर से जोड़ दी जाती है। और इस तरह 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जगह दी जाती है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पर आपको क्या मिलता है, रोटेशन वाइज वीडियो मिलता है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होता है। और मेरी वीडियो रात को 8 बजे आता है, 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।